नमस्कार दोस्तों, चौधरी एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। हमारा टॉपिक चल रहा था भारत की जलवायु। उसमें ऑलमोस्ट हम सब कुछ देख चुके हैं। अब हमारे कुछ थोड़े से टॉपिक बचते हैं। एक तो एल नीनो क्या है, मानसून पर क्या प्रभाव डालेगी। एक इसमें आता है इंसो, दक्षिणी दोलन सूचकांक, और देख लेंगे थोड़ा सा लानिना क्या चीज़ है। और एक है एल नीना मोडोंकी क्या है, और मानसून की भविष्यवाणी। आज इन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है एल नीनो के ऊपर बात करें। नॉर्मली हम देखते हैं, सामान्यतः हम क्या देखते हैं कि जो हमारा दक्षिण अमेरिका है, ठीक है, जो हमारा दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका में ये है पेरू का तट, और इस पेरू के तट के पास में यहाँ अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पेरू की ठंडी धारा या हम्बोल्ट धारा है। यहाँ क्या है, पेरू ठंडी धारा, या जिसको बोलते हैं हम्बोल्ट धारा, वो है। और ये धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती, यानी कि ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। ये दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। इस स्थिति में हम क्या चीज देखते हैं, इस स्थिति में हम देखते हैं कि जो ये यहाँ यहाँ आ गया हमारा प्रशांत महासागर। तो ये प्रशांत महासागर का इस साइड जो भाग पड़ेगा वो पूर्व भाग, यहाँ बना लेते हैं पैसिफिक ओशियन। तो प्रशांत महासागर के जो पूर्वी भाग का जो जल है, ये इसका पूर्वी भाग होगा, ये इसका पश्चिमी भाग होगा। तो यहाँ ठंडी धारा है, तो इस पूर्वी भाग के जल का तापमान पश्चिमी भाग के जल की तुलना में क्या होगा, कम होगा, यानी कि ये पानी क्या होगा, ठंडा होगा ना। और इस पश्चिमी भाग में यहाँ क्या है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है। इसके बाद में तो यहाँ से तो क्या होता है, यहाँ से तो होता है वायु का आरोहण, और इस साइड से हो रहा है वायु का अवरोहण। और ये वायु फिर यूं चलती है, फिर ये घूम के यूं आ जाती है। तो ये इस हिसाब से यूं घूमता हुआ एक चक्र बन रहा है, ठीक है। इस चक्र को बोलते हैं वाकर चक्र। ये क्या है, वाकर चक्र है। तो इसमें क्या होता है, अब यहाँ जैसे हवा नीचे बैठ रही है, तो ये जो ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया है, यहाँ अब वर्षा प्राप्त होगी। यहाँ अब वर्षा प्राप्त होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ ठंडा है, यानी टेम्परेचर कम है, तो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ज्यादा है। और यहाँ फिर क्या होगा, टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये ज्यादा वाली हवाओं को यहाँ आकर्षित करेगा और यहाँ ये वर्षा करवा देगी। इसको बोलते हैं वोकर चक्र। अब क्या हुआ है कि जब बात होती है एल नीनो की, तो एल नीनो के टाइम क्या होता है, यही ये हमारा आ गया कौन सा, दक्षिण अमेरिका की बात कर लेते हैं। ये पेरू तटीय भाग हो गया, ये इधर हमारे पैसिफिक ओशन का पूर्वी भाग हो गया, और ये इसका पश्चिमी भाग हो गया। यहाँ हमने ऑस्ट्रेलिया को मान लिया और इंडोनेशिया को। अब क्या होता है कि जब एल नीनो की बात होगी, तो ये जो पूर्वी भाग है, इस भाग का जल गर्म होगा, किसकी बजाय, पश्चिमी भाग की बजाय। इसकी बजाय होगा, तो यहाँ टेम्परेचर ज्यादा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम। यहाँ टेम्परेचर कम, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, तो हवाएं अब यूं चलेगी। तो यूं चलेगी, तो ये चक्र अब यूं बनेगा। अब ये हवाएं क्या करवाएगी, यहाँ बारिश करवाएगी, इस भाग में अच्छी वर्षा प्राप्त होगी। और ये अब वोकर चक्र से उल्टा चल रहा है, तो इसको बोलते हैं उत्क्रमित वोकर चक्र, ठीक है।
तो अभी ये जो पेरू का अपतटीय भाग है, ये पेरू का अपतटीय भाग है। अब यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे वर्षा होगी और ये स्थिति बनती है दिसंबर में। ये स्थिति कब बनती है, दिसंबर के आसपास, क्रिसमस के आसपास ये उत्पन्न होती है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं कि ईसा मसीह का चमत्कार है। ये ईसा मसीह का चमत्कार है कि यहाँ अब पेरू के तट के पास बारिश हो रही है ना। इसलिए इसको बोलते हैं मेल, इसको एल नीना को मेल चाइल्ड ऑफ क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह का क्या होता है, मेल चाइल्ड है। और यहाँ यहाँ से अब क्या हो रहा है, ये वायु का अवरोहण हो रहा है, यहाँ वायु का आरोहण हो रहा है। तो ये उत्क्रमित वोकर चक्र हो गया। तो अब वर्तमान में हम क्या देखते हैं ना, तो वोकर चक्र ने क्या, एल नीनो ने क्या हुआ, पेरू के तट के ऊपर बारिश करवा दी। ठीक है, अब क्या होता है कि वर्तमान में जो एल नीनो की बात करें तो वैश्विक स्तर पे ये बहुत सी असामान्य जलवायु भी है, असामान्य जलवायु दशाएं हैं, उनके लिए ये क्या है, जिम्मेदार है। तो वो दशाएं क्या क्या करती है, क्या चीजें उसमें देख लेते हैं। एक तो पेरू जो तटीय भाग है उसमें असामान्य वर्षा होगी। इससे क्या होगी, ज्यादा वर्षा होगी तो बाढ़ आने की संभावना रहेगी ना, पानी ज्यादा गिरा तो बाढ़ आएगी। अच्छा, दूसरा दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, जो पेरू तटीय भाग, यहाँ कुसमन भी होगा। कुसमन होगा तो मत्स्य में परेशानी आएगी, मत्स्य क्षेत्र में परेशानी होगी। अलास्का और कनाडा की बात करते हैं। अलास्का और कनाडा क्या है, अलास्का और कनाडा के जो उत्तर पश्चिम भाग है वहां टेम्परेचर बढ़ेगा। और यूएसए, चौथी की बात करो, यूएसए पूर्वी भाग शरदीय तापमान है ना, शरदकालीन तापमान में वृद्धि हो जाएगी यहाँ की। विषुवत रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण विकृत हो जाएगा। इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया में सूखा आने लग जाएगा, है ना। ये एल नीनो के प्रभाव है। ये क्या है, ये किसके प्रभाव है, ये एल नीनो के कारण क्या होगा वो चीज है। और क्या होगा, एल नीनो ने पेरू तट पे कराई है तो ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में क्या होगा, सूखा आ जाएगा। वैश्विक स्तर पर चक्रवात के निर्माण का जो प्रतिरूप है वो बदल जाएगा, है ना। चक्रवात निर्माण प्रतिरूप चेंज होगा, किस पे, वैश्विक स्तर पे। तो ये सारी इससे परेशानियां होंगी, है ना। तो इनसे क्या होगा, इन सारी परेशानियों से एक प्रबल विरंजन होगा, मानवीय युद्ध होंगे। क्यों, क्योंकि जो जैव विविधता है उसको क्षति होगी और विभिन्न रोगों का प्रसार होगा, विभिन्न रोग प्रसार होंगे। तो ये सारी चीजें होंगी। अब क्या होता है कि अगर एल नीनो क्या होती है हमारी, तो एल नीनो है ये कुछ माह से लेकर 2 या अधिक वर्ष तक रह सकती है। उसके बाद में जैसे ही दशाएं सामान्य होगी तो उसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होती है, जो दक्षिणी व्यापारिक पवनें हैं, जो दक्षिणी व्यापारिक पवनें हैं ये प्रबल होगी। दक्षिणी व्यापारिक पवनें क्या होगी, प्रबल होगी जब स्थिति सामान्य होगी। तो ये क्या करती है, जो ये पेरू का अपतटीय भाग हमने ये देखा था, यह उत्क्रमण हो जाएगा। उत्क्रमण होकर क्या हो जाएगा, यहाँ होगा गर्म, यानी टेम्परेचर ज्यादा, यहाँ गर्म हो जाएगा जल, तो यहाँ टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। तो प्रशांत महासागर का ये पश्चिमी भाग जो था, यहाँ टेम्परेचर कम, टेम्परेचर कम तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ा, है ना। क्या होता है कि अधिक उत्कोण से पेरू की धारा सामान्य से अधिक ठंडी हो जाएगी ना। ये क्रम ये ज्यादा ठंडी हो जाएगी, ये प्रबल हुई दक्षिणी प्रवाह में प्रबल होती है। तो पेरू में हमबोल्ट की हवा को ये क्या करती है, उसको सहायता देती है, तो ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा हुआ तो यहाँ टेम्परेचर कम हुआ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा, इधर टेम्परेचर बढ़ा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अब यहाँ से इधर क्या है, बारिश आने लग जाएगी, हवाएं यूं चलेगी तो यहाँ बारिश होगी, ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया को मिलेगी। तो इसको बोल देते हैं ला नीना। ये हो जाता है ला नीना, यानी कि एल नीना का जब उल्टा होगा तो वो लो नीना हो जाता है। और ला नीना को क्या बोलते हैं,
इस स्थिति में क्या होगा, अब ये बारिश होगी तो अब यहाँ सूखा पड़ने लग जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ सूखा पड़ना लग जाएगा, यानी कि एल नीनो का एकदम विपरीत कौन सा है, ला नीनो है। ठीक है, और इसको बोलते हैं ला नीना को एल नीना की बहन। इसको ला नीना को क्या बोलते हैं, एल नीना की बहन। ठीक है जी, ठीक है, यानी एल नीनो का एकदम विपरीत कौन सा है, ला नीना है। अब आगे एक बात आती है दक्षिणी दोलन और इंसु। एक होता है दक्षिणी दोलन सूचकांक, और इस सूचकांक के साथ में अगर हम जोड़ देंगे क्या, एल नीनो को, तो ये बन जाता है इंसु, यानी कि एल नीनो साउथ ओसिलेशन। ठीक है, तो इंसु समझ में आ गया क्या है। अब इंसु तो समझ में आ गया, तो अब देखते हैं दक्षिणी दोलन साउथ ओसिलेशन क्या है। दक्षिणी दोलन की बात करें तो जो प्रशांत महासागर है, विषुवत प्रशांत जो है, उसमें विषुवत प्रशांत जो है, इसमें वायुदाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापना है, तो इसके लिए हम दक्षिणी दोलन सूचकांक यूज करते हैं। और इसमें दो चीजें यूज करते हैं, एक तो ताहिती का वायुदाब प्लस इसमें से माइनस करेंगे डार्विन डार्विन का वायुदाब। तो ये होते हैं हमारे साउथ ओसिलेशन कोफिशिएंट, दक्षिणी दोलन सूचकांक। इसमें क्या होता है कि अगर ये, अब हमारा ये दक्षिणी दोलन सूचकांक अगर पॉजिटिव आया तो ये होगी ला नीना, यानी कि सामान्य। और अगर ये आया नेगेटिव तो यहाँ होगी एल नीना। अगर दक्षिणी दोलन सूचकांक का मान पॉजिटिव आया तो ला नीना सामान्य स्थिति, और नेगेटिव आया तो एल नीना। यानी कि यह क्या होती है, उतार चढ़ाव को मापने के लिए दक्षिणी दोलन सूचकांक लेते हैं वायुदाब में, जो है ना, वायुदाब में क्यों क्यों यूज करते हैं इसको, वायुदाब उतार चढ़ाव मापने के। और वायुदाब उतार चढ़ाव मापेंगे तो प्लस माइनस आएगा, उससे ला नीना एल नीना की स्थिति बनेगी, और विषुवतीय प्रशांत में पता चलेगा कि पेरू के तट पे सूखा पड़ेगा या ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया में सूखा पड़ेगा। ठीक है जी, इसके बाद में आ जाता है कि एल नीना ला नीना इनका मानसून पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वो चीज हमने देखी कि अगर इसमें ही आता है कि अगर एल नीना की स्थिति है, यदि एल नीना की स्थिति है तो भारत में सूखा भी पड़ सकता है ना? और अगर ला नीना है तो बारिश अच्छी होगी। मतलब मानसून के लिए ला नीना अच्छी है, एल नीना बुरी है। एल नीना क्या है, मेल चाइल्ड, और ये क्या है, फीमेल चाइल्ड, है ना। तो मेल चाइल्ड यानी एल नीना क्या है, मानसून के लिए लाभदायक नहीं है। एक पूर्वा जेट सा क्या है, अगर एल नीना भी है और पूर्वा जेट ये भी प्रभावी है, तो अगर पूर्वा जेट प्रभावी है ना और एल नीना भी है, तो इसमें पूर्वा जेट प्रभावी होने के कारण एल नीना का प्रभाव जो है वो नगण्य सा हो जाता है, और पूर्वा जेट, फिर पूर्वा जेट चल रही है तो एल नीना के होते हुए भी बारिश अच्छी होगी। क्यों, क्योंकि ये पूर्वा जेट जो है वो एल नीना के प्रभाव को सप्रेस कर देती है, यानी इसके प्रभाव को दबा देती है। आगे आता है हमारा एल नीना मोडोगी। ये क्या होता है, एल नीना मोडोगी का मतलब है, मोडोगी ये एक जापानी शब्द है और जिसका मतलब होता है सेम बट डिफरेंट, समान किंतु भिन्न, अलग अलग। अब क्या, इसमें क्या होता है, प्रशांत महासागर को लेके बात करते हैं। प्रशांत महासागर के मध्य में क्या होता है, जो जल है वो क्या होगा, जल जो है वो सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाएगा, सामान्य से ज्यादा गर्म। ठीक है, तो इसी को ही हम क्या बोलेंगे, सामान्य से ज्यादा गर्म हो गया प्रशांत महासागर के मध्य भाग का जल, तो इसी को हम बोलते हैं एल नीनो मोडोगी। और इस एल नीनो मोडोगी के कारण क्या होगा, इसके कारण क्या होगा, अरब सागर और अटलांटिक जो महासागर है, इसमें
हरिकेन की तीव्रता बढ़ जाएगी, हरिकेन की तीव्रता को ये बढ़ा देता है। यानी कि अरब सागर में तो अधिक चक्रवात बनाएगा और अटलांटिक महासागर में हरिकेन की तीव्रता को बढ़ा देगा। इसके बाद में बात आती है हिंद महासागर द्विध्रुव। हिंद महासागर द्विध्रुव, द्विध्रुव का मतलब क्या हो गया? दो ध्रुव हो गए। अब ये देखो, ये हिंद महासागर है ना, ये इंडियन ओशियन है। तो द्विध्रुव मतलब एक इसका भाग ये होगा और एक इसका भाग ये होगा, दो ध्रुव हो गए। तो इसमें क्या होता है, अब इन दोनों ध्रुवों में हमें टेम्परेचर डिफरेंस देखना है। ये टेम्परेचर डिफरेंस होगा और उससे क्या होगा, कहाँ ज्यादा वर्षा होगी कहाँ नहीं होगी। यदि पश्चिमी हिंद महासागर, ये पश्चिमी हिंद महासागर है, ये पूर्वी हिंद महासागर, यदि पश्चिमी हिंद का तापमान ज्यादा है, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं पूर्वी हिंद महासागर से, तो इसमें क्या होगा, ये पॉजिटिव डाइपोल होगा और ये पॉजिटिव डाइपोल क्या करेगा, भारत में वर्षा अच्छी होगी और इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया वाला जो पार्ट है वह कम होगी। इसी तरह से अगर पूर्वी भाग का टेम्परेचर ज्यादा है पश्चिमी से, तो ये है नेगेटिव डाइपोल और इस नेगेटिव डाइपोल में क्या होगा, भारत में तो वर्षा होगी कम या ना के बराबर और इंडोनेशिया वाला जो पार्ट है वहां अच्छी वर्षा होगी। ठीक है, ठीक है जी। अब आता है हमारा मैडन जूलियन दोलन। अब आता है मेडेन जूलियन दोलन। मेडन जूलियन दोलन की बात करें तो मेडन और जूलियन, ये दोनों क्या है, दो साइंटिस्ट थे। हाँ, पीछे जो मैंने आपको बोला था, टॉपिक बताया था एल नीनो मोडोंगी और जो हिंद महासागर द्विध्रुव है, तो हिंद महासागर द्विध्रुव है वो महासागरीय संयुग्मित संकल्पना है और ये मेडन जूलियन जो है ये महासागर प्लस वायुमंडल, इनकी संयुग्मित संकल्पना है, इनकी संयुग्मित संकल्पना है। इसमें तो वायुमंडल भी आएगा, पीछे महासागर है। तो मेडन और जूलियन नामक दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने वैश्विक जो मौसमी दशाएं हैं उनको प्रभावित कैसे करते हैं ना, और इसका सबसे ज्यादा जो प्रभाव जो पड़ेगा, जो वैश्विक मौसम है वो, उसकी जो दशाएं है वो सबसे ज्यादा प्रभाव डालेगी एक तो हिंद महासागर पे और एक प्रशांत पे। इसको इन्होंने इसकी स्टडी की थी दोनों ने। इसमें इन्होंने, मैडम जूलियन ने क्या कहा था कि पश्चिमी हिंद महासागर में वायु का क्या होगा, आरोहण। पश्चिमी हिंद महासागर में वायु का आरोहण, वायु का जब आरोहण होगा तो वहां बनेगा लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कहाँ, पश्चिमी हिंद में वायु का क्या होगा, आरोहण। ठीक है, तो वहां क्या बनेगा, निम्न वायुदाब क्षेत्र उत्पन्न होता है। और जब निम्न वायुदाब क्षेत्र है तो जहां उच्च वायुदाब से इधर हवाएं चलेगी, इधर हवाएं चलेगी तो वर्षा अच्छी मिलेगी, है ना। और ये क्या करेगी, जैसे जैसे पृथ्वी घूर्णन करती है तो उसके हिसाब से ये पूरब से पश्चिम हो गई ना, पश्चिम से पूरब चलेगी। जैसे जैसे यूं पृथ्वी घूमेगी, ये पश्चिम से पूरब चलेगी, ये पश्चिम से पूरब चलेगी। और 30 से 60 दिनों में ये घटनाएं दोहराई जाती है, 30 से 60 दिन, और कभी कभी 90 दिनों में दोहराई जाती है। मेनली इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सिर्फ मौसम का हिंद महासागर प्रशांत महासागर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा वो चीज इसमें देखी थी, मेडेन जूलियन दोलन के अंदर। और इसमें क्या होता है, जब ये मेडन जूलियन दोलन जो है ये हिंद महासागर पे होगा, हिंद पे होगा, हिंद महासागर पे होगा, तो भारत अच्छी वर्षा प्राप्त करेगा, भारत अच्छी वर्षा प्राप्त करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भारतीय उपमहाद्वीप पर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो है वो बन जाएगा, तो ये अपनी ओर क्या है, वायु को लेगा, वायु अपने ओर खींचेगा तो वो अपने साथ आर्द्रता लाएगी और वो वर्षा अच्छी करवाएगी, भारतीय उपमहाद्वीप में अच्छी वर्षा होगी। अब एक टॉपिक आता है हमारा मौसम की भविष्यवाणी। अब आता है हमारा मौसम की भविष्यवाणी।
मौसम की भविष्यवाणी में क्या है? अब क्या है, 2015 से क्या है, गतिक जो मॉडल है वो मौसम की भविष्यवाणी के लिए अपनाया जा रहा है। गतिक मॉडल में क्या है कि कुछ निर्धारित स्थान लेते हैं और कुछ स्थानों पर क्या करते हैं, निर्धारित स्थानों पर जैसे भूमि पे ले लिया और समुद्र में ले लिया, इनमें क्या करेंगे, टेम्परेचर, आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी, और वायुदाब, और जो हमारी एयर है, इनके आंकड़े लेंगे और इनकी फिर गणना करेंगे। इनकी गणना की जाएगी सुपर कंप्यूटर से। ठीक है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर से इनकी गणना की जाती है। इसके बाद में जो साइंटिस्ट थे उनको क्या लगा कि ओनली अगर समुद्र को हम लेंगे तो वो एग्जैक्ट भविष्यवाणी में काम नहीं करेगी, है ना। इसलिए क्या हुआ, इसके लिए उन्होंने ओसीन मीन टेम्परेचर ज्ञात किया ना। फिर वो उन्होंने ओसीन मीन टेम्परेचर ज्ञात किया, जो 26 डिग्री समताप जो रेखा है, समताप जो रेखा है, उस समताप रेखा से साढ़े 50 मीटर से 100 मीटर गहराई से लिया जाता है। तो 50 या 100 मीटर गहराई में गए तो वहां भूमि भी मिल गई और समुद्र भी मिल गया। इस समताप रेखा के पास क्या होता है, 50 मीटर से 100 मीटर गहराई मिलती है। और अगर इसी की बात करें तो ये जो समताप रेखा है 26 डिग्री सेंटीग्रेड वाली, ये दक्षिण पश्चिम जो हिंद महासागर की हम बात करें, हिंद महासागर है, उसमें ये 59 मीटर की गहराई पर गिरती है। कब? जनवरी से मार्च में, जनवरी से मार्च में। ठीक है। तो अब इससे क्या है, ये भविष्यवाणी एकदम सटीक बताई गई है ना। अब भविष्यवाणियां सही हुई है, कब बारिश होगी, है ना? और एवरेज से ज्यादा या कम होगी या कितनी होगी, वो चीज भी हम बताते हैं। यानी कि अब हम क्या कहें, गतिक मॉडल अपना रहे हैं जिसमें ओसीन मीन टेम्परेचर ज्ञात किया जाता है ना। ओसीन मीन टेम्परेचर जनवरी से मार्च के बीच में ज्ञात किया जाएगा और भूमि और समुद्र दोनों में लिया जाता है। तो ये आज का टॉपिक था। कल मिलते हैं कोपेन वाले के साथ में और कुछ जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों।